दोस्तों नमस्कार। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसके 12 घंटे के बाद 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसके जरिए ही आप आने वाले लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी देख पाएंगे। इसीलिए मैं आज इस वीडियो में इस बात को थोड़ा तफसील से रखने जा रहा हूं कि क्या इस जनादेश के जरिए देश की तकदीर बदलेगी, देश का स्वरूप बदलेगा, जो माहौल है देश का क्या ये बदलने जा रहा है। और इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि कल कौन पनौती साबित होगा और कौन मोहब्बत की दुकान खोलने में कामयाब होगा। दोस्तों शुरू करता हूं मैं तेलंगाना से, दक्षिण भारत का वो राज्य जहां पर बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। 119 सीटें हैं और वहां पर लगभग चीजें तय हैं कि राहुल गांधी की अपनी कैंपेन, भारत जोड़ो यात्रा का असर, मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति, ये सब कांग्रेस पार्टी को जिता रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा खास ये है कि वहां पर तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं। मैं चूंकि बात कर रहा हूं आने वाले लोकसभा चुनाव की, इसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है, इसलिए इसी के साथ साथ लोकसभा की भी बात करते जाओ। 17 लोकसभा की सीटें हैं और अभी बीजेपी के पास 4 सीटें हैं। बहुत बड़ी निगाह है उसकी, क्योंकि कर्नाटक हारने के बाद दक्षिण का दरवाजा जो बंद हो गया था बीजेपी का, तो वो कहीं अभी स्पेस रखना चाहती है। आज के 15 दिन 20 दिन पहले ये लग रहा था कि बीजेपी वहां बीआरएस को वोट ट्रांसफर करना चाहती है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने ये भांप लिया कि कांग्रेस पार्टी को अब रोकना नामुमकिन है और बीआरएस को वोट भी अगर ट्रांसफर किया जाए तो भी नहीं, इसलिए उन्होंने एक नई रणनीति या दूसरी रणनीति वहां पे लगाई कि अब कैसे भी करके वहां बीजेपी के प्रदर्शन को थोड़ा बेहतर किया जाए। और बीआरएस अगर लोगों के मन से हट रही है तो फिर बीआरएस की जगह कांग्रेस के विकल्प के रूप में बीजेपी को स्थापित किया जाए। यह दरअसल फील्डिंग लोकसभा की, इसलिए अगर वहां पर 2 से 4 सीटें बीजेपी को मिल जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि वहां के टी राजा सिंह जो बीजेपी के बड़े फायर ब्रांड और बहुत सांप्रदायिक किस्म के नेता हैं, उन पर कई आरोप हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी 20 सीटें जीत जाए तो उसकी सरकार होगी। तो वो चूंकि अमित शाह और गृह मंत्री जी जो कहते हैं उसी के अनुसार वो बोल रहे हैं, तो आप इस पे डाउट मत कीजिए। अब चलते हैं जरा छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ 90 विधानसभा की सीटें और वहां पर भी भूपेश बघेल रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि टीएस सिंह देव की नाराजगी की वजह से यह माना जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत नजदीकी मामला हो जाए और अमित शाह जिसके लिए कुख्यात हैं कि वहां फिर उस मैंडेट को वो हाईजेक करके और सरकार को तोड़ दें, टीएस सिंह देव को मिला लें या उनको समर्थन दे दें। ये एक खेल की संभावना बन रही थी। लेकिन टीएस सिंह देव के बारे में जो लोग कहते हैं कि वो बेहद धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं और राहुल गांधी की टीम के हैं, इसलिए उनका जाना बहुत मुश्किल है। मैं असंभव तो इसलिए नहीं कह रहा हूं कि राजनीति में या कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ में लगभग कांग्रेस मुतमईन है कि वो सरकार बनाने जा रही है। जहां मामला फंसा हुआ है वो है राजस्थान और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से लोग बता रहे थे, जो वहां के पत्रकार बात कर रहे थे, जो जनमानस था वो बदलाव के लिए बिल्कुल स्पष्ट चीजों को देख रहा था। लेकिन जो एग्जिट पोल आए उसने तो पूरी आशंका पैदा कर दी, और आशंका सबसे ज्यादा ये है कि कहीं बीजेपी कोई खेल तो नहीं करना चाहती है, क्योंकि वहां डबल इंजन की सरकार है और वो प्रशासनिक मशीनरी एग्जिट पोल के जरिए उसको भी मैसेज दिया गया हो कि सरकार तो हमारी आ ही रही है, इसलिए आप हमारे साथ रहिए और दुरुस्त रहिए, जरा भी गड़बड़ करेंगे तो ठीक नहीं होगा, जैसा आमतौर पर होता है। तो और अपने कार्यकर्ताओं को भी ये जोश भर देना कि काउंटिंग
के समय आपको रहना ही नहीं है बल्कि जूझना है, क्योंकि सरकार हमारी फिर रिपीट हो रही। लेकिन एक दाव जो सबसे बुरा साबित हो सकता है वो है कैलाश विजयवर्गीय का आज का इंदौर में दिया गया उनका वो बयान, जब उन्होंने कहा कि हाई कमान को शिवराज सिंह की नाराजगी के लिए भी वक्त नहीं है, कि शिवराज सिंह नाराज हैं कि नहीं है ये सोचने के लिए भी वक्त नहीं है हाई कमान के पास। और शिवराज सिंह चौहान ओबीसी समाज के नेता हैं, और वो ओबीसी समाज जिसने दिग्विजय सिंह के खिलाफ जाकर के उमा भारती के जरिए खड़े होकर के बीजेपी को सपोर्ट किया, और इसीलिए वहां 4 बार से भारतीय जनता पार्टी, अगर ओबीसी ने अपना हाथ खींच लिया तो औंधे मुंह गिरेगी बीजेपी। इसलिए ये कैलाश विजयवर्गीय की अहमन्यता, और जो मैं इसको अज्ञानता भी कहूंगा कि जो अज्ञानता है या राजनीतिक जो अकुशलता है, वो ये दिखा रही है कि कल शिवराज सिंह चौहान भी कुछ खेल सकते हैं, यानी वो बहुत परवाह नहीं करेंगे और उनके जो लोग हैं वो शिथिल भी पड़ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी भी ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां बनेगी, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव 29 सीटें हैं, जो छत्तीसगढ़ है वहां 11 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पे अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों एक ही हिस्सा रहे एक दौर में, तो वहां पे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ा है, राहुल गांधी की जो उपस्थिति रही है, लोकप्रियता रही है, उनका एजेंडे पर बात करना रहा है, आदिवासियों को लेकर के उन्होंने एड्रेस किया, और आदिवासी इन दोनों राज्यों में बड़ी संख्या में है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो दलित वोटों को प्रभावित करेंगे तो डेफिनेटली। और जो ओबीसी आउटरीच को लेकर के जातीय जनगणना का सवाल राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं, गारंटियों की बात कर रहे हैं, महंगाई कम करने की, सिलेंडर कम रुपए में देने की बात कर रहे हैं, और भी कई गारंटियां जिनकी मैं चर्चा करता रहा हूं, वो यहां पर कांग्रेस को मजबूत करके और 2024 के लिए तैयार करेगा। राजस्थान में भी एक भ्रम की स्थिति है, बहुत सारे एग्जिट पोल राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को जिता रहे हैं और कई एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त दे रहे हैं। हालांकि राजस्थान के बारे में मेरा भी ऐसा मानना है कि वहाँ मामला फंसा हुआ है, बहुत नज़दीकी मामला है, और उस नज़दीकी मामला में ये भी हो सकता है कि त्रिशंकु विधानसभा हो जाए। जो 54 बागी प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं दोनों ही पार्टियों से, 32 उसमें से कांग्रेस पार्टी हैं बागी, और 22 बीजेपी के वसुंधरा राजे सिंधिया के उनके नज़दीकी बागी बन के चुनाव लड़ रहे हैं, ये ज़्यादा प्रभावित करेंगे। और वसुंधरा को जिस तरह से किनारे किया है नरेंद्र मोदी ने, वो सीधे तौर पर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में बनाने में कामयाब हो सकती है वो रणनीति। यानी वसुंधरा राजे सिंधिया खुद मुख्यमंत्री बनना चाहेंगी, और अगर उनको दरकिनार किया जाता है तो फिर वो अपने जो बागी निर्दलीय चुन करके आएंगे वो अशोक गहलोत की तरफ जाएंगे, क्योंकि अशोक गहलोत के संबंध बीजेपी में भी बहुत, खास करके वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ बहुत अच्छे हैं, तो वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं और इन निर्दलियों के समर्थन से हो सकते हैं। ये बिसात बिछाई है वहां पे अशोक गहलोत ने। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जिसकी मैं बात कर रहा हूं, 25 लोकसभा की सीटें हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर डिच किया नरेंद्र मोदी ने तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा लोकसभा चुनाव में भी। अभी तो कोई बात नहीं है, अभी तो वसुंधरा राजे सिंधिया अपमान का घूंट पी सकती हैं, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनवा सकती हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो जिस तरह का गेम खेलेंगी वो मोदी जी को बहुत भारी पड़ेगा। और कांग्रेस की अगर सरकार यहां पर बनती है और राहुल गांधी की जिस तरह से लोकप्रियता और विश्वसनीयता बन रही है, बढ़ रही है, वो एक नए किस्म की राजनीति को, वो राजनीति जो सीधे जमीन पर उतर करके हो रही है, वो नरेंद्र मोदी जो चाय वाले का बेटा कह करके आए थे कि मैंने चाय बेची, फिर उन्होंने कहा कि मैंने 30 साल तक भीख मांग करके खाई, वो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री होते हैं तो अडानी के हवाई जहाज से उड़ करके दिल्ली पहुंचते हैं शपथ लेने के लिए, और वही अडानी जो दुनिया में 600 से ज्यादा अंक पर था अरबपतियों की सूची में,
वो व्यक्ति 2022 तक आते आते दुनिया का दूसरे नंबर का अरबपति हो जाता है। ये करिश्मा या ये जो काम नरेंद्र मोदी ने अपने पूंजीपति मित्रों के लिए किया, वो अब एक्सपोज हो गया है। राहुल गांधी ने उसको चिंदी चिंदी कर दिया है, प्रहार करके, फोटो दिखा करके, पार्लियामेंट में बोल करके, और यहां तक उन्होंने राजस्थान में जिस शब्द का इस्तेमाल किया, जो मुहावरे का इस्तेमाल किया, वो बड़ा जोरदार साबित हुआ। अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और कहीं पूर्ण बहुमत मिलता है, तो डेफिनेटली उसमें दो ही बड़े कारक होंगे। एक तो अशोक गहलोत की लोक कल्याणकारी योजनाएं, जो उनकी संजीवनी योजना है, मतलब मेडिकल फैसिलिटी वाली योजना है, इंदिरा रसोई है, 500 रुपये का सिलेंडर है, ये योजनाएं, और दूसरा राहुल गांधी का वो जोरदार भाषण, जिसमें वो पनौती शब्द जो लोग दोहरा रहे थे उसको उन्होंने कह दिया। तो वो एक पूरा नैरेटिव बना और नरेंद्र मोदी की छवि रातों रात जिस ढंग की बन गई, वो हालांकि बहुत सारे लोग ट्विटर पर पहले ही ट्रेंड कर रहे थे। अब वो वनडे क्रिकेट का जो विश्व कप चल रहा था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, वहाँ मोदी जी पहुँच गए थे, तो वो, और फिर जेब कतरा कहना कि एक जेब कतरा ध्यान भटकाता है। मोदी जी टेलीविज़न पे आते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो महंगाई को भुला देना चाहते हैं, वो बेरोजगारी को भुला देना चाहते हैं, और फिर जो टैक्स लोग दे रहे हैं, जीएसटी जो दे रहे हैं, वो अडानी के पास पहुंच रही है। कई 20 करीब जो अरबपति है, 15 से 20, उनके हजारों करोड़ रुपया माफ हो रहा है बैंक के जरिए। ये जो जेब कतरी का काम हो रहा है, अडानी को फायदा मिल रहा है, पूंजीपतियों को फायदा मिल रहा है, वो पैसा किसका है? वो पैसा तो इन्हीं लोगों का है, इन किसानों का है, इन मजदूरों का है। और नौजवानों को दिया क्या नरेंद्र मोदी ने? वो तो रोजगार भी नहीं दिया, उनको बेरोजगारी दी एक तरह से, और लोगों के हाथ में सिर्फ नफरत और विभाजन पैदा कर दिया, उनके मस्तिष्क में कुंठाएं दे दी, और वो हिंसक हो गए लोग, हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे दिया। देश पूरा विभाजन हो गया, मणिपुर विभाजित हो गया, मणिपुर में महिलाओं के सामूहिक बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, लेकिन मोदी खामोश रहे। कोरोना काल में भी वो खामोश रहे। चीनी सैनिकों की घुसपैठ हुई, उस समय भी वो खामोश रहे। गलवान घाटी में जो हुआ और जिस तरह से जमीन पर कब्जा कर लिया चाइनीज सैनिकों ने, वो उस पर भी खामोश रहे। तो राहुल गांधी के ये जो सवाल हैं, वो अब बहुत बड़ी बुनियाद बन रहे हैं विपक्ष की इंडिया अलायंस की मजबूती के लिए, और इसीलिए कल का जनादेश एक बड़ा मैसेज देने वाला है कि भारत की तस्वीर और माहौल बदलेगा। बहुत शुक्रिया।